हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुल लागत के विभिन्न अंग। लागत के विभिन्न तत्वों के आधार पर मीन्स प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों को जोड़कर उत्पादित वस्तु की लागत प्राप्त की जाती है। इसके लिए हम लागत को इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहली जो हमारी लागत होगी वो होगी मूल लागत, या हम जिसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। मूल लागत का आशय उस लागत से है जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं। इन तीनों के योग को प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मूल लागत को ज्ञात करने का अर्थ है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्ययों को पृथक पृथक करना। इससे उत्पादक को यह जानकारी हो जाती है कि प्रत्यक्ष रूप में सामग्री, श्रम तथा अन्य कार्यों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है तथा गत वर्ष की प्रति इकाई मूल लागत और वर्तमान प्रति इकाई मूल लागत में कितना अंतर है और इसके क्या कारण हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादक को श्रम पर वर्तमान में होने वाले व्ययों को विगत मूल लागत पर श्रम के व्ययों के आधार पर अनुमान लगाने में सुविधा रहती है। दूसरी हम बात करेंगे वर्क्स कॉस्ट की या कारखाना लागत की या फैक्ट्री कॉस्ट की। मूल लागत में कारखाने के व्यय जोड़कर जो लागत प्राप्त होती है उसे कारखाना लागत या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। इस लागत में कारखाने की लागत का अलग से पता लग जाता है तथा उत्पादक की कार्यक्षमता का भी अनुमान हो जाता है। तीसरी हम बात करेंगे कार्यालय लागत की या उत्पादन लागत की, ऑफिस कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। उत्पादित वस्तु की कारखाना लागत में कार्यालय व्ययों को जोड़कर कार्यालय लागत प्राप्त की जाती है। इसमें बिक्री और वितरण के व्यय सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। इसे उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अथवा सकल लागत, ग्रॉस कॉस्ट भी कहते हैं। जब हम उत्पादन लागत में ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, मीन्स बेचे गए मूल्य की लागत। जो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लेस करते हैं। ये पहले से ही कंटिन्यूड बिजनेस के केस में होता है। हमारे पास जब COGS आता है या हम कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर नया बिजनेस है तो हमारे पास होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर कंटिन्यूड बिजनेस है, पिछले साल से कैरिड फॉरवर्ड है, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा तैयार माल का और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद भी होगा। तो इसको हम जो हमारी उत्पादन लागत में है उसमें हम तैयार माल के प्रारंभिक स्कंद को जोड़ते हैं और तैयार माल के अंतिम स्कंद को घटाते हैं तो हमारे पास बेचे गए मूल्य की लागत ज्ञात हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या हम कहते हैं COGS। फिर COGS में हम ऐड करते हैं बिक्री एवं वितरण जो ऊपरी व्यय, इन दोनों को जोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तब हमारे पास आती है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अंतिम लागत है। तो इस प्रकार हमने कितनी लागतों के बारे में बात करी? हमने 5 लागतों के बारे में बात करी। एक तो मूल लागत, एक कारखाना लागत, एक कार्यालय लागत या उत्पादन लागत, एक कुल लागत, और एक हमने बात करी COGS या टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी हमने बात करी। तो 5 प्रकार की लागतों के बारे में हम बात करी। तो हमारे पास जब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट या कुल लागत, और उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो हमारे पास लास्ट में आ जाता है बिक्री। तो
वैसे तो कुल लागत ही बिक्री की लागत कहलाती है, किंतु यदि व्यापार में निर्मित माल का अंतिम व प्रारंभिक स्टॉक होता है तो उत्पादन लागत में निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक जोड़कर तथा अंतिम स्टॉक घटाकर विक्रय किए गए माल की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। इसमें बिक्री एवं वितरण व्यय को जोड़कर बिक्री की कुल लागत टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ज्ञात करते हैं। तो ये हो गए हमारे कुल लागत के विभिन्न अंग। अब हम बात करेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हमने जो उद्देश्य बताया था लागत लेखांकन का, वो प्रथम उद्देश्य यही होता है कि हम किसी भी वस्तु की कुल लागत ज्ञात करते हैं एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं। तो कॉस्ट शीट बनाकर हम वस्तु की कुल लागत ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्राइम कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है मूल लागत या प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम उसमें जोड़ते हैं कारखाना व्यय या वर्क्स ओवरहेड्स, जिसमें मैंने उदाहरण दिए हैं रेंट एंड रेट्स हो गया फैक्ट्री का, फैक्ट्री सुपरविजन हो गया, मतलब फैक्ट्री से संबंधित डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हो गया, फैक्ट्री से संबंधित जो भी उपरिव्यय हैं वो हम इसे जोड़ते हैं मूल लागत में तो हमारे पास आ जाती है कारखाना लागत या वर्क्स कॉस्ट। फिर उसमें हम जोड़ते हैं कार्यालय से संबंधित, इसके दो उदाहरण मैंने इसमें लिखे हैं, एक तो ऑफिस स्टेशनरी, रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन और बैंक चार्जेस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस के जो काम करने वाले हैं उनकी सैलरीज सारे इसमें आ जाते हैं। तो ऑफिस का जो लाइटिंग हुआ, ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुआ, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम जोड़ते हैं वर्क्स कॉस्ट में तो हमारे पास आ जाती है ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हम कहते हैं उत्पादन लागत या कार्यालय लागत। उसके बाद हम उसमें जोड़ते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बिक्री एवं वितरण व्यय। तो बिक्री एवं वितरण व्यय में जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, वितरण में हो गया वेयर हाउस रेंट हो गया, एक दो उदाहरण से मैंने समझाया है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कुल लागत। फिर कुल लागत में जब हम लाभ जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है सेल्स। इस तरह से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो कॉस्ट शीट का प्रारूप है, कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पर बेस्ड आएंगे, जो प्रैक्टिकल प्रश्न। जैसे आपको प्रत्येक लागत के बारे में पता होने चाहिए कि कौन सी हेड में आनी है। जैसे फ्यूल एंड पावर आपको दे दिया प्रश्न में, तो फ्यूल एंड पावर जो है वो वर्क्स ओवरहेड का पार्ट है। अगर आपको दे दिया शॉप फोरमैन्स वेजेस, फोरमैन जो है वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो वर्क्स ओवरहेड का पार्ट है। जैसे कैरेज आउटवर्ड्स है, कैरेज आउटवर्ड्स जो होता है वो जो तैयार माल होता है उसे फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए होता है, इसीलिए ये बिक्री एवं वितरण व्यय में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है तो उसको हम फैक्ट्री में काम लेते हैं तो ये वर्क्स ओवरहेड्स के अंतर्गत आएगा। ऑफिस सैलरीज है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर आएगा। बैंक चार्जेस है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आएगा। टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस है, तकनीकी का काम फैक्ट्री में होता है तो उस टेक्निकल डायरेक्टर को जो फीस दी जाएगी वो वर्क्स ओवरहेड्स के अंतर्गत आएगी। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, ड्राइंग का मतलब नक्शा बनाना, डिज़ाइन बनाना, तो ड्राइंग जो नक्शा बनाना, डिज़ाइन बनाना, ये सब फैक्ट्री में जब उत्पाद का निर्माण होता है तब हम प्रयोग में लाते हैं तो ये वर्क्स ओवरहेड्स के अंतर्गत आती है। कन्वर्टिबल मटेरियल है, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये प्रत्यक्ष लागत है। प्रोडक्टिव लेबर है, ये भी प्रत्यक्ष श्रम है जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल भी आपका प्रत्यक्ष व्यय है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस वो सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस वर्कर से रिलेटेड है, जो वर्क्स ओवरहेड में आएगा। हॉलिडे एंड पे लीव ऑफ वर्कर्स ये भी वर्क्स ओवरहेड में। डोनेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। डिविडेंड पेड कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कैश डिस्काउंट कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कॉस्ट आइडल टाइम वर्क्स ओवरहेड का पार्ट है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको प्रत्येक व्यय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा किस हेड के अंतर्गत आएगा, तभी आपकी कॉस्ट शीट आप करेक्टली बना पाओगे। तो ये सब उदाहरण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इन सबको पढ़िए तब आप कॉस्ट शीट बना पाओगे। धन्यवाद।